क्या है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। रात के ठीक 11 बज चुके थे। जेल के सब कैदी अपनी अपनी सेल में सो चुके थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लाखों तारे आसमान में थे, लेकिन जेल की मोटी दीवारों के पीछे किसी को तारे नहीं दिखते। यहां सिर्फ वक्त दिखता है, भारी और दर्द से लथपथ। हेलो, मैं हूं लेडी इंस्पेक्टर काव्या वर्मा। मेरी उम्र 30 साल है। मैं 5 साल से स्टेट जेल में जेलर के पद पर तैनात हूं। लोग कहते हैं कि मैं सख्त हूं, पर सच तो यह है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करती हूं। मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि जेल में अनुशासन बना रहे। उस रात मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जिसका खामियाजा पूरे पुलिस प्रशासन को उठाना पड़ा। उस रात मुझे बताया गया कि कैदी नंबर पार्क 640 अमन शुक्ला, जिसे 12 घंटे बाद सजाए मौत होने वाली थी, वो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताना चाहता है। अमन शुक्ला एक 22 साल का लड़का है। चेहरा मासूम, आंखों में बुझी हुई आग और होठों पर खामोश दर्द। मैं जितनी बार उससे मिली मुझे लगा वो कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो उसे अंदर से खाए जा रहा है। अमन शुक्ला, बोलो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जेलर मैडम, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैं अपनी आखिरी रात आपके साथ बिताना चाहता हूं। अमन शुक्ला, क्या तुम पागल हो चुके हो? हाँ हाँ, जेलर मैडम, मैं पागल हो चुका हूं, लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करूं? तुम्हें एक दिन बाद फांसी होने वाली है। अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मेरे लिए एक कुंवारी लड़की तलाश कर दो जो मुझसे शादी कर सके। अरे लेकिन इस हालत में कोई भी लड़की तुमसे शादी क्यों करना चाहेगी? जेलर मैडम, आप मंदिर में ऐलान करवा दें, कोई ना कोई लड़की आपको मिल ही जाएगी। एक ऐसा कैदी जिसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी। जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं जो अपनी रजामंदी से मेरी दुल्हन बने। क्या कोई लड़की इसके लिए तैयार होगी? क्या सच में उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती थी? लेकिन कोई भी लड़की इससे शादी करने क्यों आएगी? और अगर शादी हो भी गई तो उस रात आखिर होने क्या वाला था? मैं हूं काव्या वर्मा। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अदालतों, थानों और इसी जेल की दीवारों के बीच बीता है। मैंने हर तरह के चेहरे देखे हैं, कुछ बहुत नरम, कुछ सख्त, कुछ मासूम दिखाई देने वाले और कुछ बिल्कुल पत्थर जैसे। लेकिन कैदी नंबर 640 अमन शुक्ला ने मुझे एक अलग ही उलझन में डाल दिया था। वो बाकी कैदियों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे सब समझकर भी चुपचाप सब्र से बैठा हो। वो सिर्फ 22 साल का था। यही सोचकर दिल उदास होता था कि जिस लड़के ने अभी दुनिया को ठीक से जाना भी नहीं, उसे अब दुनिया छोड़नी पड़ेगी। वह बहुत कम बोलता था, जैसे उसके पास शब्द हो लेकिन बोलने लायक ना हो, या शायद वह कहने की जरूरत ही नहीं समझता। कई बार मेरे मन में आता कि उससे पूछूं, अमन शुक्ला, तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि सजा ए मौत मिल गई? लेकिन उसके चेहरे पर बिखरी हुई मायूसी मेरे होठों को रोक देती। पुलिस की नौकरी ने मुझे सख्त जरूर बनाया है, लेकिन अमन शुक्ला के सामने जाने क्यों दिल थोड़ा नरम पड़ जाता था। मैं यह भी जानती थी कि कैदियों के साथ निजी रिश्ता बनाना मना है। कानून इस बारे में बहुत सख्त दो है। फिर भी अंदर कहीं कोई सवाल बार बार उठता, क्या यह लड़का सच में मुजरिम है या हालात ने इसे यहां ला खड़ा किया? इन्हीं उलझे हुए ख्यालों के बीच मुझे आज एक खास आदेश मिला था। एक ऐसा आदेश जो सिर्फ अमन शुक्ला की आखिरी ख्वाहिश ही नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में पूरी जेल को हिला देने वाला था। 2 दिन बाद कैदी नंबर 640 को सजाए मौत दी जानी थी। उसे अपने माता पिता से आखिरी बार मिलने की इजाजत भी दी गई थी। ये खबर सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। जेल का माहौल हमेशा सख्त रहता था, लेकिन आज हवा में अजीब सी उदासी और डर दोनों घुले हुए थे। मुझे पता था कि सज्जा मौत पाने वाले हर कैदी को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताने का हक होता है, चाहे वह कोई खास खाना हो, किसी से मुलाकात हो या कोई और साधारण सी तमन्ना। लेकिन किसी ने भी कभी इतनी अनोखी ख्वाहिश नहीं रखी थी जैसी बाद में अमन शुक्ला ने की। अमन शुक्ला जब अपनी मां से मिला तो वह दृश्य दिल दहला देने वाला था। उसकी मां उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। वह बार बार कह रही थी, तू बेगुनाह है बेटा,
तू बेगुनाह है। उसके विश्वास ने मुझे अंदर तक हिला दिया। सजा सुनाई जा चुकी थी, फिर भी अमन शुक्ला की मां के दिल में पूरा भरोसा था कि कोई चमत्कार होगा, कोई रास्ता निकलेगा। उसी दिन मुझे आदेश मिला कि मैं अमन शुक्ला से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछूं। मैंने सोचा शायद वह अपने घर वालों के साथ थोड़ा वक्त मांग लेगा या कोई साधारण सी इच्छा बताएगा। जब मैं उसके सामने गई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे सब पहले से सोच रखा हो। मैंने धीमे स्वर में पूछा, अमन शुक्ला, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? जो भी कहोगे पूरी करने की कोशिश की जाएगी। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, हां, मेरी एक ख्वाहिश है, लेकिन वादा करें आप उसे पूरा करेंगी। मैंने कहा, यह हर कैदी का हक होता है। तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश होगी। मैंने सोचा शायद किसी से मिलने की इच्छा होगी। जब उसने अपनी आखिरी इच्छा बताई तो मैं उसकी इच्छा सुनकर हैरान रह गई। फिर जब मैं उसे लेकर सुपरिंटेंडेंट साहब के पास गई और उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो अमन शुक्ला के मुंह से निकले शब्दों ने पूरे कमरे को शांत कर दिया। वह बोला, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं और फांसी से पहले अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूं। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं, एसपी साहब और बाकी सभी अफसर हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मौत की सजा पाए लड़के की आखिरी इच्छा शादी हो सकती है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद एसपी साहब ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, हम तुम्हारी शादी तो करवा सकते हैं, लेकिन सोचो कौन लड़की तुमसे शादी करेगी। सब जानते हैं कि 2 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जानी है। तुम साधारण परिवार से हो ना, पैसा है और ना कोई पहचान। कौन लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर एक दिन की दुल्हन बनेगी? अमन शुक्ला बिना कुछ बोले सुनता रहा। उसके चेहरे पर ना डर था ना घबराहट, बस एक शांत सा भरोसा। फिर उसने कहा, सर, मैं अपनी बात पर अड़ा हूं। मेरी आखिरी इच्छा यही है। एसपी साहब ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, कुछ और मांग लो, कुछ स्पेशल खाना, किसी से मिलना शादी संभव नहीं है। अमन शुक्ला ने बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, सर, आप चिंता मत कीजिए, मेरी शादी अपने आप हो जाएगी। बस एक काम कर दीजिए, शांतिनगर के मंदिर में घोषणा करवा दें कि कैदी नंबर 640 अमन शुक्ला फांसी से पहले एक रात के लिए शादी करना चाहता है, किसी ऐसी लड़की से जो अपनी इच्छा से उसकी दुल्हन बनना चाहती हो। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। किसी कैदी ने आज तक ऐसी इच्छा नहीं रखी थी। अमन शुक्ला ने उनकी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अगर कोई लड़की तैयार हो जाती है तो उसे आप मत रोकना, वरना मैं कोई और इच्छा नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे अभी फांसी दे दी जाए। उसकी आंखों में ऐसा भरोसा था कि कोई उसे साफ साफ इनकार नहीं कर पाया। एसपी साहब ने कहा, ठीक है, घोषणा करवा देते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि कोई लड़की नहीं आएगी। ऐसी बात पर कौन राजी होगा भला? उस शाम मंदिर से ऐलान करवा दिया गया, कैदी नंबर 640 अमन शुक्ला अपनी आखिरी इच्छा के रूप में एक रात के लिए शादी करना चाहता है। अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से कैदी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो तो वह जल्द से जल्द जेल प्रशासन से संपर्क करे। ये खबर पूरे शांतिनगर में फैल गई, लेकिन हम सबका मानना था कि कोई भी लड़की ऐसी शर्त पर शादी के लिए आगे नहीं आएगी। अमन शुक्ला बहुत साधारण परिवार से था, न कोई पहचान, न कोई खास स्थिति। हम सबको लगता था कि उसकी यह ख्वाहिश सिर्फ एक मजाक है। कौन लड़की उसे अपने दूल्हा के रूप में अपनाती? लेकिन ऐलान होने के सिर्फ 1 घंटे बाद ही एक सिपाही हांफता हुआ मेरे ऑफिस में पहुंचा। उसने घबरा कर कहा, मैडम, जेल के दरवाजे पर एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में खड़ी है और उसके साथ एक पुजारी जी भी हैं। ये सुनते ही मैं और एसपी साहब दोनों हैरान रह गए। हम तुरंत बाहर भागे। जैसे ही हम दरवाजा पर पहुंचे, सामने लगभग 17 से 18 साल की नाजुक सी लड़की खड़ी थी। वह लाल दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, एक अलग तरह की शांति और दृढ़ता थी। उसके साथ एक बुजुर्ग पुजारी खड़े थे, हाथ में विवाह का रजिस्टर लिए हुए। एसपी साहब ने कठोर आवाज में पूछा, पुजारी जी, ये क्या मामला है? ये लड़की कौन है? पुजारी जी ने आदर से जवाब दिया, साहब, यह लड़की खुद मेरे पास आई थी। ये कह रही है
कि वह अमन शुक्ला से शादी करना चाहती है। मैंने बहुत समझाया कि वह मौत की सजा का कैदी है। तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? लेकिन यह नहीं मानी। कहती है यह उसका अपना फैसला है। वह अमन शुक्ला से सच में प्रेम करती है। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की अमन शुक्ला को इतना चाह सकती है कि वह दुनिया, इज्जत, परिवार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कानून कहता है कैदी की आखिरी इच्छा पूरी की जानी चाहिए। इसलिए हमने अनुमति दे दी। पुजारी जी को अंदर बुलाया गया। अमन शुक्ला को उसकी सेल से बाहर लाया गया। जेल के दफ्तर में बहुत सरल और जल्दी की जाने वाली रस्मों के साथ दोनों की शादी करवा दी गई। शादी खत्म होने पर अमन शुक्ला मुस्कुराया और बोला, अब आप वादे के अनुसार मेरी पत्नी को मेरे पास भेज दें। मुझे उससे कुछ बातें करनी है, बस एक रात की बात है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई, लेकिन एएसपी साहब ने उसे इजाजत दे दी। मैंने दुल्हन को अमन शुक्ला की सेल तक पहुंचाया, दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद वह खुद बाहर आ जाएगी, लेकिन समय बीतने लगा और अंदर से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन आवाजें बहुत धीमी थीं। रात गहराती जा रही थी और अचानक जेल की हवा एक तेज चीख से कांप उठी। मैं तेजी से अमन शुक्ला की सेल की तरफ पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी। उसका घूंघट नीचे था, सांसें तेज थीं और पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुमने तो अपनी इच्छा से अमन शुक्ला से शादी की है, अब अचानक क्या हुआ? वह कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे यहां से बाहर निकालिए। मैं यहां अब और एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैंने हल्की ताना भरी आवाज में पूछा, क्यों? अब प्यार का भूत उतर गया या सच्चाई से डर लगने लगा? लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे किसी भयानक सपने से जागी हो। मैंने दरवाजा खोला और वह लड़की बिजली की तरह बाहर निकली। बिना कुछ कहे तेजी से जेल से बाहर चली गई। मैंने फिर सेल का दरवाजा बंद किया और वापस अपने ऑफिस में जाकर बैठ गई। सारी रात मैं उन्हीं बातों में उलझी रही। आखिर थकान के चलते मेरी आंख लग गई। मुझे क्या पता था कि सुबह एक बड़ा तूफान आने वाला है। सूरज की रोशनी बस फैली ही थी कि एएसपी साहब गुस्से में मेरे ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर काव्या वर्मा, अभी जाकर देखो अमन शुक्ला कहाँ है? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, सर वह तो अपनी सेल में ही होगा। उन्होंने फिर जोर से कहा, जाकर चेक करो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं दौड़ती हुई अमन शुक्ला की सेल तक पहुंची। दरवाजे पर पहुंचकर जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह व्यक्ति अमन शुक्ला नहीं था। वह वही लड़की थी जो कल दुल्हन बनकर आई थी। अब वह अमन शुक्ला के कपड़े पहने बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी एसपी साहब भी वहां पहुंच गए। दृश्य देखते ही वह जोर से चिल्लाने लगे, ये क्या हो रहा है? अमन शुक्ला कहाँ है? मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मेरी जुबान जैसे जम गई थी। वे और गुस्से में बोले, तुम्हारी लापरवाही ने पूरी जेल को मुसीबत में डाल दिया। एक मौत की सजा पाया, कैदी भाग गया है। मैं सदमे में थी, दिमाग सुन्न हो गया था। हम सब समझ गए थे कि अमन शुक्ला ने एक ऐसी चाल चली थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वह लड़की के दुल्हन वाले कपड़े पहनकर भाग गया था और यह लड़की शायद उसी को बचाने के लिए यह सब करने आई थी। कुछ देर बाद लड़की को होश आया। वह बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास के साथ बोली, आप लोगों ने अमन शुक्ला के साथ अन्याय किया है। वह मौत की सजा का हकदार नहीं था। मैं गुस्से से बोली, इसका फैसला अदालत कर चुकी है। लड़की बोली, समय सब साबित कर देगा, वह निर्दोष है। एसपी साहब ने कठोर आवाज में आदेश दिया, अमन शुक्ला को तुरंत ढूंढो। अगर वह ना मिला तो परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। पूरी जेल में हड़कंप मच गया था। एक मौत का कैदी सबको चकमा देकर गायब हो चुका था। एसपी साहब गुस्से से जल रहे थे और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं यह सोच भी नहीं पा रही थी कि इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। मैंने उस लड़के पर भरोसा किया जो बहुत चालाकी से हमारी आंखों के सामने से निकल गया। अब उससे सच निकलवाना और अमन शुक्ला को ढूंढना बहुत मुश्किल था। वह कई घंटे पहले ही भाग चुका था। मैंने सख्त आवाज में लड़की से कहा, सुनो, अब तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुमने सच नहीं बताया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन वह बिल्कुल शांत थी।
जैसे यह सब पहले से जानती हूं। वह बोली, मैं अमन शुक्ला के बारे में सारी सच्चाई बताऊंगी। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। न डर था, न पछतावा, जैसे उसे अपने हर कदम पर पूरा भरोसा हो। मैंने पूछा, क्या तुम सच में एक दूसरे को पहले से जानते हो? क्या तुम दोनों ने यह पूरा नाटक रचा था? वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, हां, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उससे शादी क्यों की? तुम दोनों ने हम सबको मूर्ख बना दिया। अमन शुक्ला भाग गया, लेकिन ध्यान रखना, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप गलत हैं, वह भागा नहीं है, वह वापस आएगा। मैं चौंक गई। तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? वह बोली, क्योंकि उसे पता है कि उसे कहां जाना है और कब लौटना है। अब वह मेरा पति है, वह मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि एक पल के लिए मेरा मन भी डगमगा गया। मैंने कठोर स्वर में पूछा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है? वह बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका फैसला बदल जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि असली दोषी कौन है और अमन शुक्ला ने जो किया वह क्यों किया। मैं चुप हो गई। वह लड़की अब भी अपने पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी थी, जैसे किसी बड़ी सच्चाई को छुपाए बैठी हो। फिर उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। मेरा नाम नेहा है और मेरी बड़ी बहन की सगाई अमन शुक्ला से हुई थी। अमन शुक्ला बचपन से ही बहादुर और निडर था। वह कभी भी किसी भी बात से पीछे नहीं हटता था। पिताजी उसे बहुत पसंद करते थे और जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की सगाई अमन शुक्ला से की तो वह हमारे घर का हिस्सा बन गया। मैं चुपचाप उसकी बात सुनती रही। नेहा की आवाज में दुख भी था और गर्व भी। हमारा गांव छोटा है सरदापुर, लेकिन वहां का माहौल अजीब था। एक रात अमन शुक्ला मेरी बहन से मिलने आए। उस रात पिताजी घर पर नहीं थे और हम दोनों बहनें अकेली थीं। मैं रसोई में चाय बना रही थी और अमन शुक्ला व बड़ी बहन दूसरे कमरे में बात कर रहे थे। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर जोर से आवाज होने लगी। आवाज सुनते ही मेरी आवाज कांप गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो दरवाजे पर 4 लड़के खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और बदमाशी साफ दिख रही थी। उनमें से एक चिल्लाया, हमें पता है, अभी तुम्हारे घर में एक लड़का आया है, उसे बाहर भेजो। मैं घबरा गई। मुझे डर लगा कहीं पिताजी ना आ जाए या कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए। शोर सुनकर अमन शुक्ला तुरंत बाहर आया। उसने मुझे इशारा किया कि मैं अंदर चली जाऊं। मैं अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और कान लगाकर सुनने लगी। बाहर अमन शुक्ला उन लड़कों के सामने अकेला खड़ा था। एक लड़के ने उसके बारे में गलत बातें बोलनी शुरू कर दी, लेकिन अमन शुक्ला ने गुस्सा नहीं किया। उसे पता था कि वह अकेला है और घर में 2 लड़कियां हैं। थोड़ी भी गलत हरकत से बड़ी मुसीबत हो सकती थी। इसलिए उसने शांत रहकर समझदारी से उन लड़कों को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। उस रात अमन शुक्ला देर तक घर के दरवाजे के पास बैठा रहा, जैसे उस घर की हिफाजत कर रहा हो। मेरी आंखें नम हो गईं। तभी मुझे पहली बार लगा कि अमन शुक्ला सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि किसी की इज्जत और सुरक्षा के लिए खड़ा होने वाला इंसान है। नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसके बाद जैसे हमारे जीवन में मुसीबतें टूट पड़ी। जैसे ही पिताजी काम पर जाते, हर दिन वही लड़के घर के बाहर आ खड़े होते। वे हमें परेशान करने लगते। हम दरवाजा बंद कर लेते, लेकिन डर मन से नहीं जाता था। फिर एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के सन्नाटे में अचानक खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आई। कोई जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी समय अमन शुक्ला भी घर पहुंच गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि एक युवक खिड़की तोड़ने वाला है। अब वह चुप नहीं रह सका। वह बाहर निकला और उन लड़कों से भिड़ गया। लड़ाई बहुत भयानक थी। चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। मेरी बड़ी बहन उन्हें रोकने के लिए बीच में आ गई और उसी झड़प में उसकी मौत हो गई। अमन शुक्ला के हाथों एक लड़का मारा गया, लेकिन वह जानबूझकर नहीं था। वह अपनी और हमारे घर की इज्जत बचाने की लड़ाई थी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। असल गलती उन गुंडों की थी, लेकिन सजा अमन शुक्ला को मिली। नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर हम अमीर होते, अगर हमारी बात सुनने वाला कोई होता, तो शायद यह सब नहीं होता। मैडम,
इस दुनिया में कमजोर को जल्दी इंसाफ नहीं मिलता। अमन शुक्ला ने किसी मासूम का खून नहीं किया, वह तो बस हमारी इज्जत की रक्षा कर रहा था। फिर नेहा ने धीमे से कहा, यह सब अमन शुक्ला की मां की योजना थी। उन्होंने कहा था, मैं अपने बेगुनाह बेटे को फांसी नहीं होने दूंगी। उन्होंने मुझसे मदद मांगी और मैंने खुद को इस योजना के लिए तैयार कर दिया ताकि अमन शुक्ला बच सके। उसने आगे बताया, अमन शुक्ला की मां ने उसे इलाहाबाद के एक बड़े वकील के पास भेजा। वह वकील कोर्ट पहुंचा और अमन शुक्ला के केस को दोबारा खोलने की अपील की। कोर्ट ने केस रीओपन करने की मंजूरी दे दी। नई जांच टीम बनाई गई। उन्होंने पूरे मामले की दोबारा जांच की। सबूत, गवाह, बयान सब फिर से देखे गए और तब सच्चाई सामने आई। जांच में साबित हुआ कि अमन शुक्ला बेगुनाह है। असली गुनहगार वही लड़के थे जो हमें पहले से परेशान करते थे। उन्हीं को सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा कि अमन शुक्ला ने कोई गुनाह नहीं किया। वह तो उन लड़कियों की इज्जत बचा रहा था। उसे मौत की सजा नहीं मिली, वह रिहा हो गया। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे सिर्फ एक कहानी की तरह देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं एक को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।